Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor, Dr. Nazia Anwar, and in this lecture, I will discuss the first milestone that led to cloud computing, that is mainframe computing. We will first recall what are distributed systems and then recall basics about mainframe computing, which leads us to cloud computing. One of the first questions asked with the introduction of a new technology is, when was it invented? Other questions like when was it first mentioned and what are the prospects for its future are also common. यानी जब भी हम कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो अक्सर जो है वो ये हम सोचते हैं या देखते हैं, लोगों के जहन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये टेक्नोलॉजी कब इन्वेंट हुई, या ये सबसे पहले इसको कब मेंशन किया गया, या और इसके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे जहन में कॉमन होते हैं. जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में, जो कि कब स्टार्ट हुए थे, तकरीबन 21st सेंचुरी में. तो लेकिन बिल्कुल ये एग्जैक्टली ट्रूथ नहीं है, क्योंकि क्लाउड कंसेप्ट जो हैं दे इवन एग्जिस्टेड, वी कैन से दैट दे हैव एग्जिस्टेड फॉर मेनी ईयर्स. And here I will take you back to that time, because it was a gradual evolution that started in the 1950s with mainframe computing. Actually क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एवोल्यूशन है, जब हम बात करें तो वो हम कह सकते हैं ग्रेजुअल एवोल्यूशन है, जो 1950s में मेन फ्रेम कंप्यूटिंग से स्टार्ट हुई थी. बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, मल्टीपल यूज़र्स. उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जिसको बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं अपने डंप टर्मिनल्स के थ्रू. और उनके टर्मिनल का क्या काम, सिर्फ डंप टर्मिनल उनको कहते हैं जिसका सिर्फ फंक्शन ये होता है कि उन्होंने उस मेन फ्रेम को एक्सेस प्रोवाइड करना होता है. तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की जो कॉस्ट थी उसको बाय करने की और मेंटेन करने की, क्योंकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रैक्टिकल नहीं थी उसको मेंटेन करना, या किसी एक सिंगल पर्सन के लिए या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्प्रैक्टिकल था, कॉस्टली था मेन फ्रेम को बाय करना फिर उसको मेंटेन करना. तो इस वजह से एक जो टिपिकल यूज़र जो था, और एक और वजह भी थी कि जो एक टिपिकल यूज़र होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स उस टाइम के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट्स से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग पावर वो प्रोवाइड कर रहा था. तो इसलिए फिर इसका सलूशन ये देखा गया कि कुछ ऐसा हो कि एक शेयर्ड एक्सेस हो किसी रिसोर्स की, किसी सिंगल रिसोर्स की शेयर्ड एक्सेस हो, ताकि वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो और जो है वो सोफिस्टिकेट, इस वजह से ये यूज़ की जा रही थी. So now let's see the distributed systems. Clouds are essentially large distributed computing facilities that make available their services to third parties on demand. Clouds जो हैं जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एग्जांपल्स में आ जाते हैं, क्योंकि क्लाउड का क्या काम है कि ये अपनी सर्विसेज को, चाहे वो हार्डवेयर है या स्टोरेज है, प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हमें कस्टमर्स को ऑन डिमांड प्रोवाइड करता है. जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आप क्लाउड की सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हैं. A distributed system is a collection of independent computers that appears to its users as a single coherent system. ये टेननबॉम ने ये डेफिनेशन प्रेजेंट की है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है ये ऐसे कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को कहते हैं, यानी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स उसकी कलेक्शन, लेकिन एंड यूज़र को ऐसे लग रहा होता है वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम को यूज़ कर रहा है. उसको ये नहीं पता होता कि वो अनअवेयर होता है इससे कि बहुत सारे कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स हैं, इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं.
तो वो जो कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, दे अपीयर टू द एंड यूजर एज अ सिंगल एंटिटी। तो ये एक बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स आते हैं, लेकिन इसमें बहुत दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के जो इस डेफिनेशन में शामिल हैं। द फैक्ट दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, यानी एक तो ये कि ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट से मिलकर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट computers components, and that these components are perceived as a single entity by the users। यानी इस डेफिनेशन के दो एलिमेंट्स हैं, एक ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स से मिलकर बनते हैं, और दूसरा कि इन कंपोनेंट्स को जो एंड यूजर है वो ऐसे परसीव करता है, एज अ सिंगल एंटिटी परसीव करता है। तो ये पर्टिकुलरली जो है वो हम इन केस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू बिकॉज clouds hide the complex architecture they rely on and provide a single interface to users। ये डेफिनेशन जो है ये क्लाउड्स में भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट होती है, क्लाउड्स के केस में भी ट्रू है, क्योंकि क्लाउड्स में भी ऐसा ही है, आप बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको वो जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है वो यूज़र से हिडन होता है और आपको एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड की जाती है। The primary purpose of distributed systems is to share resources and utilize them better. This is also true in case of cloud computing, where this concept is taken to the extreme and resources are rented to users। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी ऐसा ही है कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स का प्राइमरी पर्पस ये होता है कि रिसोर्सेज को शेयर करने और उनकी यूटिलाइजेशन बेटर हो, यानी अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो, प्रॉपर लोड बैलेंसिंग हो। तो क्लाउड का भी यही पर्पस होता है। क्लाउड में ये होता है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रन टाइम इन्वायरमेंट्स है, सर्विसेज है, वो जो है वो उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, वो शेयर किए जाते हैं यूजर्स में और उनको रेंट किया जाता है यूजर्स में। बल्कि कह सकते हैं कि ये एक जो है वन ऑफ द ड्राइविंग फैक्टर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का। ड्राइविंग फैक्टर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज कंप्यूटिंग फैसिलिटीज। जैसे कि ये हमें बहुत सारे ये आईटी कंपनीज हमें प्रोवाइड करी, अमेजोन है, गूगल है, जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। वो अपनी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे? एज अ सर्विस, ताकि हम उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर सकें। So 3 major milestones have led to cloud computing: mainframe computing, cluster computing and grid computing। ये बहुत important point है। ये 3 major milestones हैं जो कि which led to the development of cloud computing, which are mainframe computing, cluster computing and grid computing। हम इस lecture में mainframe computing को discuss करेंगे, and in the next two we have already discussed cluster computing and grid computing in our previous lectures। तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। A mainframe is a general term for high level, typically large computer that is capable of performing demanding computational tasks। बेसिकली मेन फ्रेम जो है ये एक जनरल टर्म है जो हम बहुत ज़्यादा किसी भी हाई लेवल लार्ज कंप्यूटर्स के लिए यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म कर सकें। मेन फ्रेम के वेंडर्स जो हैं कॉमन, वो हैं IBM है, यूनिसिस है, डेल है, ह्यूलेट पिकार्ड है। ये जो सबसे पहले बहुत स्टार्ट में कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं, लार्ज कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई थी ताकि यूज़र्स जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स को यूटिलाइज कर सके, तो ये उसकी एग्जांपल्स में मेन फ्रेम आ जाता है। क्योंकि मेन फ्रेम्स जो थे दे वर पावरफुल एंड दे वर हाईली रिलायबल कंप्यूटर्स
or they were specialized for large data movement, and they were specialized for massive IO operations, यानी जहाँ पे बहुत मैसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, या वहाँ पर जो है ये मेन फ्रेम्स जो है ये स्पेशली ज़्यादा रिलायबल थे, एंड दे वर मोस्टली यूज्ड फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर बल्क डाटा प्रोसेसिंग टास्क, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में डाटा प्रोसेसिंग टास्क होने ज़रूरत होती है, वहाँ पे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करनी थी, जैसे कि किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपनी ERP सिस्टम्स, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स होते हैं उसके लिए, या कोई ऐसे ऑपरेशंस जिसमें कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा की, तो वहाँ पर ये मेन फ्रेम्स जो हैं, या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा की प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, वहाँ पर मेन फ्रेम्स जो हैं वो यूज़ हो रहे थे. Even though mainframes cannot be considered distributed systems, they offered large computational power by using multiple processors. Although mainframe computers जो है ये distributed systems की example नहीं है, लेकिन ये बहुत large computational power provide कर रहे थे multiple processors को, क्योंकि ये use कर रहे होते हैं, and they were presented as a single entity to users. तो हम एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने मेन फ्रेम्स के बारे में क्या डिस्कस किया. A mainframe computer is a large computer with hundreds of processors. ये किसी भी larger amount of smaller task को बहुत quickly process कर सकता है. Actually, mainframe computer is smaller than a supercomputer. The supercomputer is the larger and the fastest computer ever made. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का अमूमन जो है वो साइज़ एक रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है, और बल्कि 2000 से पहले जो थे ये कंप्यूटर्स जो थे ये बहुत इनका साइज़ बिग था, और ये तकरीबन पूरे रूम के साइज़ के होते थे. लेकिन अब जो है ये कंप्यूटर्स जो हैं ये साइज़ में डिक्रीज़ हो गए हैं, इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, और नॉर्मली रेंज अगर प्राइस की रेंज करें तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं. नॉर्मली इसकी प्राइस स्टार्ट होती है $75,000 से. मेन फ्रेम्स के जो हैं वो काफ़ी फ़ायदे थे जिसकी वजह से ये यूज़ हो रहे थे और अभी भी यूज़ हो रहे हैं. मेन फ्रेम्स आर कंप्यूटर्स at their core. Mainframes are high performance computers with large memory, RAM, and processors that process billions of simple calculations and transactions in real time. यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है इनकी बहुत हाई प्रोसेसर्स होते हैं और हाई परफॉर्मेंस रैम होती है, ताकि ये बिलियंस ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस जो है वो रियल टाइम में परफॉर्म कर सकें. Mainframe is critical to commercial databases, transaction servers, and applications that require high reliability, scalability, performance, compatibility, and security, the core design values of the mainframe. ये जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये मेन फ्रेम की कोर डिज़ाइन वैल्यूज़ हैं. रिलायबिलिटी क्या है? ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप एट्रैक्टिव फीचर है मेन फ्रेम का, क्योंकि इसका रिलायबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू बी हाईली रिलायबल, यानी ऑलवेज ऑन एंड कैपेबल ऑफ टॉलरेटिंग फेलियर्स ट्रांसपेरेंटली, यानी हाईली रिलायबल हों, हर वक्त ऑन हों और फेलियर्स को टॉलरेट कर सकें. कोई सिस्टम शटडाउन रिक्वायर ना हो, अगर भी किसी फेल्ड कंपोनेंट होगी है, कोई उसको रिप्लेस करना है तो कोई सिस्टम शटडाउन रिक्वायर ना हो, एंड द सिस्टम कुड वर्क विदाउट इंटरप्शन. इसका मतलब है कि ऐसा सिस्टम जो है वो रिलायबल सिस्टम है. मेन फ्रेम्स की तकरीबन हम कह सकते हैं कि 99.999% रिलायबिलिटी या अप टाइम होता है, और इसका जो डाउन टाइम है वो अक्सर बहुत कम होता है और अनप्लैंड होता है. कोई कहीं अगर हम एवरेज कहें तो 1 मिनट ऑफ अनप्लैंड डाउन टाइम पर सर्वर पर ईयर हम कह सकते हैं. जो मेन फ्रेम्स का जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है वो तो डेकेड्स में मेजर किया जाता है.
इस वजह से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वी कैन से दैट दे आर बेटर इन परफॉर्मेंस एंड आर रिलायबल। इन कंप्यूटर्स को एरोप्लेन गाइडेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से दे आर 100% एरर फ्री। अच्छा, नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी जो है वो मेन फ्रेम्स को हम कहते हैं दे आर स्केलेबल इन द सेंस दैट मोर हार्डवेयर कैन बी एडेड इफ नीडेड, यानी मोर हार्डवेयर यानी प्रोसेसर्स एंड मेमोरी, मोर प्रोसेसर्स एंड मेमोरी कैन बी एडेड इफ नीडेड। ये मेन फ्रेम की स्केलेबिलिटी इस सेंस में होती है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं इसमें तकरीबन 600 से ज़्यादा प्रोसेसर्स जो हैं वो डायरेक्टली इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है, और बहुत सारे दूसरे प्रोसेसर्स जो हैं वो इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, तो जिनका काम ये होता है कि डाटा को मूव करना मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर। इसके अलावा मेन फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा वर्चुअल मशीन्स को किसी सिंगल सर्वर पे थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स को सिंगल सर्वर पे रन कर सकती हैं, और इसलिए एक कोई भी सिंगल मेन फ्रेम होती है उसकी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मोर देन 1000 सर्वर से के एक्स86 सर्वर्स जो है वो तकरीबन 1500 सर्वर्स के करीब हम कह सकते हैं कि एक मेन फ्रेम की जो है वो इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में जो IBM Z सीरीज़ है, जैसे Z14 है, उसके बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं, उसकी कैशे मेमोरी जो है वो तकरीबन मोर देन 6 GB है, और उसकी यानी वो डेली जो है वो बहुत ज़्यादा बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो प्रोसेस कर सकता है, और उसकी यानी मेन मेमोरी जो है वो मोर देन 30 टेराबाइट्स है, मेन मेमोरी बहुत हाई है उसकी। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, अमूमन इनकी जो है वो टाइम लिमिट ऑलमोस्ट एक डेकेड के बराबर होती है। ये बहुत काफ़ी साल ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कंपनीज जो हैं वो इनको अपग्रेड करती हैं या फिर रिप्लेस करती हैं। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल IBM हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम that can manage these mainframes. So these mainframe computers are highly compatible with the processors and other hardware and software. Next is security. Security of these mainframe computers is very high, as these computers are used in banks, so the security is very important. In banks, these computers are used for managing online transactions and for processing of credit and debit cards. So these are the core design values of mainframes. Now there are some disadvantages as well of mainframe systems, like high cost, hardware or software is expensive, a lot of space required, high technical staff, command driven interface, hardware crash. High cost means that these computers have a very high price, and due to this they cannot be used in homes. Mainframes are only used by large organizations like banks, large websites, and government organizations. Next is hardware and software is expensive. बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे थे जिन पे विंडोज़ या मैक जो है वो उन पे रन नहीं हो सकता था, सो दोज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैव custom software and hardware that is expensive for the normal user. A lot of space required. Mainframe computers, as you know, they need a lot of space, large space, and also the temperature of the place should not be hot. High technical staff. For maintaining mainframe computer, specialized staff is required.
क्योंकि कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर यूज़र जो है वो इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर को ऑपरेट और डीबग नहीं कर सकता. Mainframe computers have command driven interface. The टर्मिनल जो है इसके साथ कनेक्टेड होता है मेन फ्रेम के साथ. उनकी टेक्स्ट और कमांड बेस्ड जो है ड्रिवन इंटरफेस होती है अमूमन, और जिसको अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है. हार्डवेयर क्रैश, अगर कोई हार्डवेयर क्रैश हो जाता है तो तकरीबन होल सिस्टम जो है इट स्टॉप्स वर्किंग. तो कुछ लोग ये समझते हैं दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो बिल्कुल एक पुरानी बात है, अब यूज़ नहीं हो रहे. लेकिन जो है वो वाकई कुछ हद तक ही ठीक है, बिकॉज नाउ वी हैव एक्सेस टू क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स एज यू नो comprised of thousands and thousands of servers. जो है वो इन डाटा सेंटर्स, उनके डाटा सेंटर्स में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, एंड दे आर देयर एंड एवरीवेयर. Means we all have access to cloud computing systems comprising of comprising thousands and thousands of servers and data centers here, there and everywhere. तो इस वजह से हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक मैसिव मेन फ्रेम को अपने प्रेमिसेस में जगह दें, या कहीं पर भी रखें. तो अब क्वेश्चन ये है कि दैट who needs mainframes when you have access to so many servers on demand. या एक और क्वेश्चन जो जहन में आता है दैट डू मेन फ्रेम्स इवन एग्जिस्ट नाउ, यानी क्या अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या अभी हमें क्या ज़रूरत है जब हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की है. तो इसका आंसर आप खुद देखें, सर्च करें. लेकिन ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो है वो अभी इन माय ओपिनियन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स are still not outdated. They have high cost, they are extremely rare, and तकरीबन हम 30 साल पहले चले जाएं तो हम कहते थे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ख़रीदने के लिए. दूसरी चीज़ जो है वो इसकी मेन फ्रेम की लैंग्वेज थी. तो बहुत सारे लोग जो थे वो इसकी मेन फ्रेम की लैंग्वेज को, उनके लिए मुश्किल था इसको रीड करना या इसको सीखना, इसको इस पे प्रोग्राम्स राइट करना. तो हम जहन में ये रखें कि जितनी भी मेन फ्रेम्स जो हैं, कुछ अब जो मेन फ्रेम्स हैं वो मॉडर्न लैंग्वेजेस को भी जो है वो रन कर सकते हैं. लेकिन जो इनका कोड लिखा हुआ है, ज़्यादातर कोड जो है वो 20-30 ईयर्स पहले का लिखा हुआ है, वो अभी तक वर्क कर रहा है. लेकिन उसकी जो कॉस्ट है रीवायर करने की, वो बिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड की कॉस्ट जो है वो फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. तो दे मोस्ट मेन फ्रेम्स आर रनिंग दोज ओल्ड लैंग्वेजेस, जैसे कि कोबोल थी, फोर्ट्रॉन थी, रेक्स थी. ये वाली लैंग्वेजेस जो थे वो मेन फ्रेम्स इनको रन कर रहे थे. अब तो हम बहुत सारे लोगों ने इन लैंग्वेजेस के बारे में नहीं सुना, हम इनसे फेमिलियर नहीं है, ये जस्ट आप कह सकते हैं कि ओल्ड स्कूल है. तो बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस जो हैं दे ज़्यादातर वो सी के अराउंड मॉडल हुई हैं. तो ये कोबोल वगैरह जो थी, फोर्ट्रॉन, रेक्स, इजी ट्री, ये जो है दे वर नॉट मॉडल्ड अराउंड सी लैंग्वेज. तो अब के जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए जैसे एक फॉरेन लैंग्वेजेस की तरह ये हैं. लेकिन हाउएवर जो आजकल की मेन फ्रेम्स हैं दे रन लिनक्स, जावा एंड इवन पीएचपी. तो फिर देन क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई मेन फ्रेम्स मैटर इन द एज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. हैज़ क्लाउड कंप्यूटिंग किल्ड मेन फ्रेम्स? हम आप इसके बारे में सोच सकते हैं. इनफैक्ट मेन फ्रेम्स जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस अभी भी है इवन इन द एज ऑफ क्लाउड. इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर ईजी इनफ टू अंडरस्टैंड. तो मेन फ्रेम्स जो है
हम ये आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है, हर चीज़ क्लाउड पे है। तो इस वजह से हमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेन फ्रेम्स अभी भी रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है वो अपने वर्कलोड्स को क्लाउड पे मूव कर रहा है। पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स इजीली अवेलेबल हैं लाइक AWS, Amazon Web Services and Azure. They are generating record amounts of revenue because इनके पब्लिक क्लाउड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं. They provide private cloud frameworks as well, such as OpenStack, which is more popular than ever. तो हम कोई टेक्नोलॉजी जो है, अब आप सोचें कि कोई टेक्नोलॉजी एक हाफ सेंचुरी पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे कि मेन फ्रेम्स हैं, तो अब ये ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहे, बल्कि इसकी जगह क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो डोमिनेट कर रही है। और जो वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग ओवर मेन फ्रेम मॉडल्स इज द एबिलिटी टू डायनामिकली स्केल रिसोर्सेज एंड पावर। ये इसकी सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन फ्रेम के ऊपर, बिकॉज क्लाउड्स जो हैं इनको हर जगह से एक्सेस नहीं किया जा सकता, और क्योंकि जो है वो क्लाउड्स जो हैं इनको हर जगह से एक्सेस किया जा सकता है, मेन फ्रेम को ऐसा नहीं किया जा सकता। क्लाउड्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, और जो बिजनेसेस जो हैं वो अपने जैसे ये अमेज़न है, ये आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी भी वक्त कहीं से भी बैठ के इनकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इवन आप अपने मोबाइल डिवाइसेस से भी क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। अब क्लाउड का, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लाउड का क्या, अब हमने पहले भी पढ़ा है, डिस्कस किया है। क्लाउड क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा एंड एप्लीकेशन ऑन द रिमोट सर्वर्स एंड एक्सेसिंग देम वाया द इंटरनेट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें बहुत सारे हाईली ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल डाटा सेंटर्स होते हैं जो आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी ईमेल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, गूगल ड्राइव आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे मेजर मेन फ्रेम क्लाइंट्स जो हैं वो भी अपने मेन फ्रेम एप्लीकेशंस को क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि करंट मार्किंग ट्रेंड अगर आप देखें और आईटी ऑपरेशन कॉस्ट देखें आप, तो it is really a huge challenge for most of the mainframe clients to maintain their mainframe applications with the growing demand. And adding to that, nowadays किसी भी आईटी प्रोफेशनल को क्वालिफाइड मेन फ्रेम एक्सपीरियंस जिसके पास हो उसको ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस वजह से जो एक जिसके अंदर मेन एक निच मेन फ्रेम स्किल्स हों, वो ऐसे को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। तो जो रीसेंट एडिशन है लेटेस्ट और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ की, तो उसमें ये ज़्यादा मुश्किल हो गया है, सीरियस हो गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मुश्किल है कि अपने एग्जिस्टिंग मेन फ्रेम को यूज़ करें, बल्कि वो उससे माइग्रेट करके क्लाउड पे शिफ्ट करें अपनी एप्लीकेशंस को। तो कुछ अगर हम बहुत सारे आउटस्टैंडिंग या वैलिड पॉइंट्स देखें कि मेन फ्रेम जो है वो उनको क्लाउड पे ही द मेन फ्रेम्स हैज़ टू बी होस्टेड ऑन क्लाउड, जैसे क्योंकि जो है वो क्लाउड पे कम कॉस्ट आपको प्रोवाइड करता है। ये काफ़ी अरसे से डिबेट चल रही है, क्लाउड की कॉस्ट बहुत कम होती है। जो मेन फ्रेम के प्रोपोनेंट्स हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के जो प्रोपोनेंट्स हैं, मुखालफिन हैं, उन्होंने हमेशा ये क्लेम किया है कि जो क्लाउड पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बहुत कम है। लेकिन अगर आप ये देखें कि किसी भी एप्लीकेशन को आपने मेन फ्रेम पे रन करना है और उसके निस्बत क्लाउड पे रन करेंगे, तो ये स्टडीज़ आ चुकी हैं, प्रूव कर चुके हैं कि उसमें आपको बहुत लेस कॉस्ट होगी, अप फ्रंट कॉस्ट आपकी बहुत कम होंगी। तो जब बजाय इसके कि आप नया हार्डवेयर बाय करें, तो सो क्लाउड हैज़ ऑब्वियस फाइनेंशियल बेनिफिट्स। खास तौर पे ये बिल्कुल पर्टिकुलरली ट्रू है न्यूअर स्टार्टअप्स के लिए जिनका कोई एग्जिस्टिंग इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। मेन फ्रेम्स जो हैं वो ज़्यादा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक और ड्राइविंग फैक्टर ये है कि कोई भी एप्लीकेशन जो है उसने अगर ज़्यादा अर्सा रन करना है, तो आपकी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म जो है, अगर उसमें वो एजिलिटी फैक्टर नहीं है, तो वो आउट हो जाएगी मार्केट से।
तो मेन फ्रेम एप्लीकेशन जो है इनको ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इनको मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए लिहाज से दे लैक दैट एजिलिटी। आजकल की जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन फ्रेमवर्क्स हैं, दे आर क्लाउड फ्रेंडली, दे आर रेडी टू सपोर्ट द सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर्स। इसके अलावा एक और पॉइंट है मोबिलिटी। बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो मोबाइल और बिग डेटा एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं। मेन फ्रेम टीम जो है सो दे हैव टू गो थ्रू लेयर्स ऑफ ब्रिजिंग, और उनको अपने स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, ताकि वो ज़्यादा उसको फंक्शनल बना सके फॉर मोबाइल यूजेज। अगर हम इसका कंपैरिजन करें क्लाउड के साथ, तो क्लाउड ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है दिस इज़ अवेलेबल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। एक और है कि मेन फ्रेम का जो स्किल सेट है, अब रिसेंट स्टडीज़ जो हुई हैं कि जैसे मेन फ्रेम्स में कोबोल लैंग्वेज अक्सर मेन फ्रेम्स में यूज़ हो रही है, तो बहुत कम ट्रेंड आपको आजकल मिलेंगे प्रोग्रामर्स जो कि इससे कोबोल में ट्रेंड हों। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो भी एक प्रायोरिटी है जो यंगर कोडर्स के लिए, कि वो जिसकी वजह से वो मेन फ्रेम से क्लाउड पे कर रहे हैं। इसके अलावा क्लाउड की और बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो क्लाउड प्रोग्राम्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, they are easier to promote collaboration across business regardless of where employees are located. So thank you everyone for taking this lecture.